हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आई हूँ वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी हीरोइन जियांग को देखते हैं, जो कि अपने बॉस के ऑफिस के बाहर खड़ी होती है। तभी बॉस के ऑफिस से मैनेजर बाहर आता है और वो खुद के फेस पर थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि मुझे उन्हें कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि वो इस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। ये देखकर जियांग और भी ज्यादा नर्वस होने लगती है कि लगता है कि बॉस बहुत ही ज्यादा खड़ूस पर्सन हैं और आज वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे क्या जरूरत थी एक बिलियनियर को टिप देने की। बॉस की सेक्रेटरी जियांग की तरफ देखकर बोलती है कि अब तुम्हारी बारी है, बॉस ने तुम्हें अंदर बुलाया है। वो अंदर जाकर पूछती है कि बॉस आपने मुझे बुलाया, तो वो इशारा करके अपने पास आने के लिए कहता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब जियांग नशे की हालत में एक हैंडसम लड़के से टकरा जाती है और उसे मेल मॉडल समझकर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग चुपचाप वहाँ से निकलने लगती है। तभी वो पर्सन आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बिना कुछ बोले कहाँ जा रही हो। वो जियांग को अपना फोन नंबर देकर वही चैट स्कैन करने के लिए कहता है। तो जियांग अपनी लिपस्टिक से उसकी चेस्ट पर अनएक्सेप्टेबल लिखती है और उसके करीब होकर कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो अच्छी है पर तुम्हारी स्किल्स जीरो हैं, तो मैं तुमसे दोबारा मिलना नहीं चाहती। और वो उस लड़के को 250 युआन की टिप देकर वहाँ से चली जाती है। और अब सीन कुछ टाइम आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर जियांग और उसकी फ्रेंड वीना को डॉक्टर के क्लिनिक में देखते हैं। डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हें कोई नॉर्मल स्टमक पेन नहीं है, बल्कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम 6 वीक प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर तो जियांग और उसकी फ्रेंड वीना शॉक्ड हो जाती है और जियांग उस नाइट के बारे में सोचने लगती है। वीना उसे फौरन एडवाइस करती है कि इसे अबॉर्शन कर दो। जियांग बोलती है कि मैं अबॉर्शन नहीं करूंगी, मैं अपने बच्चे को बर्थ देना चाहती हूँ। वीना बहुत ज्यादा हैरान होकर जियांग की तरफ देखती है और इतने में ही जियांग के पास उसके मैनेजर की कॉल आती है। वो उस पर चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मैंने तुम्हें ऑफिस जल्दी आने के लिए बोला था क्योंकि आज मिस्टर हु इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं। जियांग घबराते हुए कहती है कि मिस्टर ली, मैंने आपसे लीव के लिए बोला था क्योंकि आज मुझे कुछ पर्सनल काम था। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आधे घंटे के अंदर नहीं आई तो मैं तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम अपने मेल लीड हीरो यानी कि यंजू को देखते हैं, जो कि अपने केयर कंपनी के बाहर होता है और वो मीडिया को अवॉइड करने के लिए अपने असिस्टेंट को कहता है कि आज के लिए तुम प्रेसिडेंट हो और मैं तुम्हारा असिस्टेंट। सारी मीडिया असिस्टेंट को प्रेसिडेंट समझकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है और यंजू पीछे से प्रेसिडेंट की वीआईपी लिफ्ट में एंटर करता है। जियांग भी भागते हुए ऑफिस आती है और दोनों का आमना सामना होता है। जियांग उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या आप हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट हो। यंजू उसे पकड़कर अपने ऑफिस में ले जाता है। जियांग कहती है कि ये आप क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि तुमने बोला था कि मेरी स्किल्स अच्छी नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि हमें और प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड वो उसका हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर रखता है और बोलता है कि वैसे भी हम काफी टाइम से नहीं मिले, क्या तुम मेरी बॉडी को चेक करना चाहती हो। ये सुनकर तो जियांग के होश ही उड़ जाते हैं और वो बोलती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपको टेस्ट कैसे कर सकती हूँ, बल्कि आप तो वर्ल्ड के बेस्ट मैन हो। ये सुनकर वो जियांग को किस करने के लिए उसके पास आता है। तभी जियांग को वोमिट आने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। यंजू स्माइल करता है और हमें फिर से एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि 8 साल पहले यंजू के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। वो भागते हुए जियांग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसकी कार में बैठ जाता है। जियांग उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो और तुम कौन हो। तभी वो गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, लेकिन हम तो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारे डैड मर चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। जियांग सब कुछ समझ जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए उसकी जैकेट पहनकर कार से बाहर जाती है।
वो उसे कहती है कि मैं इन गुंडों को गुमराह करूंगी, तुम यहाँ से किसी सेफ प्लेस पर चले जाना। और यंजू के हाथ में उसकी हेयर टाई आ जाती है। इस सिनेरियो को देखकर हमें पता चलता है कि यंजू जियांग को पहले से जानता है। उनका मिलना और नाइट स्पेंड करना एक इत्तेफाक नहीं बल्कि यंजू की प्री प्लानिंग है। जियांग वॉशरूम में वोमिट कर रही होती है तो वीना उसके पास आकर कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे लगता है कि तुम्हें एबॉर्शन करवा लेना चाहिए। जियांग कहती है कि मैं खुद ऑर्फेनेज में पली बढ़ी हूँ, मुझे पता है कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है। मैं अपने बेबी को अबंडन नहीं करना चाहती, बल्कि मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं अपने बेबी का इस दुनिया में आने का राइट छीन लूं। वीना कहती है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इस बेबी का फादर कौन है, तो तुम अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करोगी। तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया कितनी क्रूअल है। अगर किसी को पता चल गया कि तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई हो तो तुम्हारे बारे में किस तरह की बातें होंगी। और वैसे भी अब तो तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है और अगर ये बात शीना को पता चल जाएगी तो समझो कि तुम गई। जियांग सोचने लगती है कि अगर मिस्टर हु को पता चल गया कि उस वन नाइट स्टैंड की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो वो फोर्सफुली मेरा एबॉर्शन करवा देंगे, तो मुझे हर हाल में उनसे ये बात छुपा कर रखनी होगी। और वो अपनी फ्रेंड वीना को बोलती है कि क्या तुम मेरे बेबी की गॉड मदर बनोगी। फिर दोनों बातें करते हुए वहाँ से चली जाती हैं और ये सारी कन्वर्सेशन शीना सुन लेती है क्योंकि वो वहीं पर छुपी हुई थी और वो इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाने का सोचती है। वहीं दूसरी तरफ जियांग अपना काम कर रही होती है, तभी उसके पास उसकी अडॉप्टिव मदर की कॉल आती है और वो उसे कहती हैं कि आज मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट को फिक्स किया है। उस लड़के के पास अपना घर और अपनी कार भी है, तो तुम जाकर उसे मिलो, तुम्हें उससे मिलकर बहुत ही अच्छा लगेगा। जियांग कहती है कि मॉम आज मुझे ऑफिस में ओवर टाइम करना है तो मैं नहीं जा पाऊंगी। तो उसकी मॉम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती हैं कि मेरी लास्ट विश तुम्हें हैप्पी देखना है। तो वो उन्हें प्रॉमिस करती है कि ठीक है, मैं ऑफिस के बाद ब्लाइंड डेट पर चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। दूसरी तरफ यंजू का असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस मुझे सिटी हॉस्पिटल से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग जियांग 6 वीक्स प्रेग्नेंट है। इतना सुनते ही यंजू समझ जाता है कि ये बच्चा उसी का है और वो जियांग को फॉलो करने लगता है और वो देखता है कि जियांग एक लड़की से मिलने रेस्टोरेंट में गई है। तो वो चुपके से उसे देखता है और सोचता है कि ये मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट होकर किसी और मैन के साथ मिलने कैसे जा सकती है। उसको तो काफी जेलसी फील होने लगती है। वहीं हम जियांग को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में आती है, तो वो देखती है कि उसकी ब्लाइंड डेट कोई और नहीं बल्कि उसका कॉलेज फ्रेंड अमन है और वो उसको देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे समझ ही जाना चाहिए था कि जब मॉम ने मुझे बोला था कि मैं उस पर्सन को अच्छे से जानती हूँ। वो उसे वाइन पीने के लिए कहता है तो जियांग जैसे ही वाइन पीती है तो उसे अजीब सा फील होता है। अमन पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर तो अमन शॉक्ड हो जाता है। वो उसे कंफर्म करता है कि क्या तुम वाकई में प्रेग्नेंट हो, तो वो उसे हाँ कहती है। अमन पूछता है कि इस बच्चे का फादर कौन है, तो वो कहती है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये मेरा बच्चा है। अमन उसे बोलता है कि अगर इस बच्चे का फादर तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं इसका गॉडफादर बन जाऊंगा और हम दोनों मिलकर इसे रेस करेंगे। मेरे पास इसे देने के लिए घर, कार सब कुछ है। जियांग उसकी बातें सुनकर स्माइल करती है और बोलती है कि अमन मजाक मत करो, तुम इतने यंग और हैंडसम हो, तुम्हें कोई भी ब्यूटीफुल वुमेन मिल सकती है एज अ लाइफ पार्टनर। वो कहता है कि जियांग मैं सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे तुमसे मिलना और तुमसे बातें करना बहुत पसंद है। मैं अपनी आगे की रेस्ट ऑफ लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। इतने में ही यंजो वहाँ पर आकर जियांग के शोल्डर पर हाथ रखता है कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर क्यों आ गई। वो देखो वाइन तुम्हारे पूरे फेस पर लगी हुई है और साथ में वो उसका फेस को क्लीन करने लगता है। अमन पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो जियांग को कहता है कि तुमने अपने दोस्त को मेरे बारे में नहीं बताया कि मैं कौन हूँ और तुम्हारा क्या लगता हूँ। जियांग घबराते हुए कहती है कि ये मेरे पास हैं। यंजो कहता है कि बस यही, आगे भी तो बताओ ना। चलो मैं ही बता देता हूँ कि मैं इसका बॉस हूँ और वो साथ में उस नाइट के बारे में बताने लगता है कि तभी जियांग उसका फेस कवर करके कहती है कि और मत बोलना।
और वो गोलमोल करके बात को संभालने लगती है। अमन पूछता है कि क्या तुम इस बेबी के फादर हो? तो वो कहती है कि अमन आई एम सॉरी, मुझे कुछ काम है, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। तो येंजो उसे पकड़कर वहाँ से बाहर ले आता है। जियांग कहती है कि मिस्टर हु, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे जाने दो। तो वो उसे दीवार पर पुश करते हुए बोलता है कि जियांग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसे बिना बताए बेबी को बर्थ देने का प्लान बना रही हूँ। तो वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कहती है कि यस बॉस, मुझे कंपनी में ओवर टाइम करना चाहिए, ना कि इस तरह ब्लाइंड डेट पर आना चाहिए। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? वो बोलती है कि हाँ, बहुत ज्यादा पसंद हैं। फिर जियांग सोचने लगती है कि आखिर ये मुझसे ये सब क्यों पूछ रहा है, लेकिन मैं इसके सामने रिवील नहीं होने दूंगी और मुझे बिना पैनिक हुए झूठ बोलना पड़ेगा। तो वो कहने लगती है कि वैसे मुझे अपनी कंपनी और अपना काम भी बहुत पसंद है, अब मुझे ऑफिस चलना चाहिए क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ काम है और मैं नहीं चाहती कि लोगों को ये पता चले कि हमारा कोई पर्सनल कनेक्शन है और इसी वजह से मुझे प्रमोशन मिला है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। येंजू सोचता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक मुझसे प्रेगनेंसी वाली बात को छुपा कर रखोगी। नेक्स्ट सीन में जियांग येंजू के साथ कार में होती है। येंजू अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इस वीक ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज का फिजिकल एग्जामिनेशन रखो। आफ्टर ऑल मुझे सभी एम्प्लॉयज की फिक्र है, मैं चाहता हूँ कि सभी की हेल्थ अच्छी हो ताकि वो हार्ड वर्क कर सकें। ये कहते हुए वो जियांग के फेस को पकड़ लेता है और पूछता है कि मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो वो फौरन से हाँ कहती है। एक हफ्ता बाद जियांग को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो चुपके से अपनी रिपोर्ट को लेने आई होती है और सोच रही होती है कि मेरी रिपोर्ट यहीं पर होगी और मुझे हर हाल में उसे यहाँ से हटाना होगा ताकि किसी को भी मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता ना चल सके। अगर मेरे उस अकड़ू बॉस को पता चल गया तो वो तो फोर्सफुली मेरा अबॉर्शन करवा देगा, पर काफी ढूंढने के बाद भी उसे अपनी रिपोर्ट नहीं मिलती। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि पता नहीं मेरी रिपोर्ट कहाँ पर चली गई। तभी येंजू वहाँ पर आकर बोलता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? तो वो कंफ्यूजिंगली स्माइल करते हुए कहती है कि मिस्टर येंजू, आप यहाँ पर, क्या कोइंसिडेंस है, चलो मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। तो येंजू उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और बोलता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो और तुम मुझे इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो कहती है कि नहीं तो ऐसी बात नहीं है। तो वो उसकी रिपोर्ट दिखाकर बोलता है कि क्या तुम ये ढूंढ रही थी? वो हैरान होकर पूछती है कि ये आपके पास क्या कर रही है? वो बोलता है कि अब ज्यादा बनो मत, मैं जानता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारी बेली में मेरा बच्चा है। वो कहती है कि तुम इतना श्योर होकर कैसे बोल सकते हो कि ये तुम्हारा बेबी है? वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि उस दिन तुम्हारा फर्स्ट टाइम था और अगर तुम अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मेडिकल काफी तरक्की कर चुका है और मैं मिनटों में पता लगा लूंगा तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाने के बारे में क्या ख्याल है। वो पूछती है कि आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? तो वो कहता है कि गुड क्वेश्चन, फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। तो वो उसे बोलती है कि पहले आप अच्छे से सोच लो, इतने में ही यहाँ से मैं चलती हूँ। वो उसे पकड़कर चेयर पे बिठा लेता है और बोलता है कि जियांग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है उसके हिसाब किताब तो बराबर करना चाहिए, क्योंकि पहले तुमने मुझे अपने साथ सोने के लिए फोर्स किया और जब तुम मुझे दूसरी बार मिली हो तो तुम मेरी बेबी की मॉम बनने वाली हो और उसके बावजूद तुम अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ डेट पर गई और रिपोर्ट को मुझसे छुपाने की भी कोशिश कर रही हो। तुमने सोचा कैसे नहीं कि मैं तुम्हें इस तरह से पनिश भी कर सकता हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तो वो सोचती है कि ये मुझे यकीनन अबॉर्शन के लिए लेकर जा रहा है और वो स्टमक पेन का बहाना बनाने लगती है, जिसे देखकर येंजू डर जाता है और वो बोलता है कि मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। जियांग सोचती है कि ये अच्छा मौका है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन येंजू तो उसे डोर पर ही पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में वो जियांग को अपने घर लेकर आता है और बोलता है कि ये मेरा घर है, तुम्हें कैसा लगा? तो वो उसे पूछने लगती है कि मिस्टर येंजू, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? वो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारा मुझसे शादी करने के बारे में अब क्या ख्याल है?
वो हैरान होकर कहती है कि क्या शादी? तो वो कहता है क्योंकि मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। वो कहता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम बेबी के हो जाने का वेट कर रही हो? मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबी को कोई भी नाजायज और बास्टर्ड बोले। तो जियांग उसे कुछ कहने वाली होती है, लेकिन वो उसे मना करता है और बोलता है कि कोई परवर नहीं, ये तुम्हारा और मेरा घर है और हम दोनों के होने वाले बेबी का घर। ये कहते हुए वो जियांग के बेली पर हाथ रखता है। ये सुनकर जियांग को काफी सुकून फील होता है। यंजू कहता है कि अभी 4 बजे हैं, मुझे लगता है कि सिविल ब्यूरो ओपन होगा और 5 बजे बंद हो जाएगा, तो हमारे पास अभी भी 1 घंटा है। फिर वो जियांग को नील डाउन होकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तो जियांग भी उसके वेडिंग प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जियांग तो अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखे जा रही थी। यंजू उसकी सीट बेल्ट खोलते हुए उसके पास आता है और बोलता है कि तुम कब तक इसे देखती रहोगी। फिर हम देखते हैं कि जियांग यंजू को अपने फ्लैट पर लेकर आती है और बोलती है कि मेरा घर तुम्हारे घर के मुकाबले बहुत छोटा है। यंजू अपने सूट के बटन्स को ओपन करने लगता है। तो वो पूछती है कि तुम बटन्स को क्यों ओपन कर रहे हो? वो कहता है कि मुझे अचानक से काफी गर्मी महसूस हो रही है। जियांग उसे समझाते हुए कहने लगती है कि माना कि हमारी शादी हो गई है, पर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि हम लोग सेपरेट रूम में रहेंगे और तुम मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते, और जब तक मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होगा मैं अपने घर में ही रहूंगी। और मुझे लगता है कि काफी रात हो गई है, तुम्हें भी अपने घर वापस जाना चाहिए। यंजू फिर से अपनी टाई को लूज कर रहा होता है। तो वो पूछती है कि आप टाई को क्यों खोल रहे हो? वो बोलता है कि ये बहुत टाइट हो गई है, मुझे अच्छे से सांस भी नहीं आ रहा। जियांग उसके एब्स को देखने लगती है जो कि उसे काफी अट्रैक्टिव लगता है। वो उसे अपनी गोद में बिठा लेता है तो वो नर्वस होने लगती है। वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ और तुम यकीन करो मैं तुम्हें तुम्हारी बिना परमिशन के टच भी नहीं करने वाला। और वो उसे बताने लगता है कि तुम जब तक चाहो अपने घर में रह सकती हो। मेरे घर और क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है। वो कहती है कि इसकी क्या जरूरत है? तो वो उसे समझाता है कि हमारी फैमिली का एक रूल है, जिसकी वाइफ हैप्पी रहती है वो दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकता है, और जो अपनी वाइफ को खो देता है उसे कभी भी सुकून नहीं मिलता। और मैं तुम्हें दिए हुए सभी प्रॉमिसेस को पूरा करूंगा। तो तुम मुझे क्लियर बताओ कि तुम मेरे साथ हमारे घर पर कब चलोगी? वो कहती है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते रुक जाता है। जियांग उससे पूछती है कि अब क्या हुआ? तो वो बोलता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है और मैं तुम्हारी बात मानकर अकेले घर जा रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ कंपेंसेशन देनी चाहिए? वो पूछती है कि हस्बैंड आपको क्या कंपेंसेशन चाहिए? तो वो उसे कहता है कि बस एक गुड नाइट किस सही रहेगी। तो जियांग उसके पास आकर उसे किस कर देती है। नेक्स्ट डे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी। जियांग को न्यू प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला जाता है। तो जैसे ही वो अपने लैपटॉप का पासवर्ड डालती है तो वो समझ जाती है कि वो गलती से अपने लैपटॉप की जगह मिस्टर यंजू का लैपटॉप उठा लाई है। तो वो खामोश हो जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि सब लोग उसकी तरफ देखे जा रहे थे। शीना उसे कहती है कि क्या हुआ, क्या तुमने प्रेजेंटेशन रेडी नहीं की? यंजू भी जियांग की ओर देखता है तो वो वर्बली सबको अपने आइडियाज के बारे में समझाने लगती है, और यंजू तो बस उसे ही देखे जा रहा था। वो जियांग की प्रेजेंटेशन खत्म हो जाने के बाद उसे कहता है कि मिस जियांग मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। तो जियांग भी उसके पीछे जाने लगती है। सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं कि लगता है कि प्रेसिडेंट को जियांग के आइडियाज पसंद नहीं आए। मगर फिर हम देखते हैं कि वो दोनों तो मीटिंग रूम के बाहर किस कर रहे थे। जियांग उसे कहती है कि छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा, पर यंजू तो उसे बोलने का मौका तक नहीं देता। न्यू प्रोजेक्ट की अचीवमेंट के बाद ऑफिस का स्टाफ एक ट्रिप पर जा रहा था। तो जियांग उससे पूछती है कि क्या आप भी ट्रिप पर आओगे? तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं वहाँ पर जाऊँ? तो वो उसे कहने लगती है कि आप हमेशा बिजी रहते हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करो।